धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान के साथ साथ सीरिया सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। वहां की खबरें पूरी दुनिया की जितनी भी तमाम वेबसाइट्स हैं, तमाम न्यूज चैनल हैं, उसमें छाई हुई है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति भाग चुके हैं रूस। मास्को में उन्होंने शरण ले ली है। हालांकि कल खबर उड़ी थी, जिसको हमने आपके सामने रखा था, कि उनके जहाज को उड़ा दिया गया, लेकिन बाद में वो खबर झूठी साबित हुई। हमने पहले भी आपको बता ही दिया था कि भाई अभी तक जो चीजें हमारे पास आ रही हैं, उसके जरिए हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज क्या क्या रहने वाला है इस एपिसोड में, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। क्या हमें कुछ कहना चाहिए और ज्यादा, जो कल हमने बशर अल असद को लेकर खबर की थी कि उनके जहाज को उड़ा दिया, उनकी हत्या कर डाली है पूरे परिवार सहित? कल खासकर अमेरिकी मीडिया में इस चीज का बड़ा जबरदस्त बातचीत चल रहा था कि उनके जहाज IL-76 जो मास्को से आया था और शायद वहीं के लिए जा रहा था, और उसको किसी सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल ने उड़ा दिया था। हालांकि उस पर भी हम लोगों ने संदेह व्यक्त किया था कि ऐसा नहीं कि कंफर्म न्यूज है। और आज मास्को के को हवाले में करते हुए तास ने यह खबर दी है कि वह अपने परिवार के साथ मास्को सुरक्षित पहुंच गए। इसके साथ साथ यह भी जोड़ा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो, यानी चेंज ऑफ तमाम चीजों पे करेंगे बात, इन तमाम चीजों पे करेंगे बात जब सीरिया से जुड़ी खबरें शुरू करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कनाडा की। वहां पर पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 भारतीयों की हत्या कर दी गई। इससे पहले शिकागो में भी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक भारतीय छात्र की हत्या कर दी गई थी। तो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यहां पर लगातार भारतीयों की हत्या हो रही है, लेकिन घर में घुसकर मारने वाले सिर्फ बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं। वह तो बातें चल ही रही हैं। बांग्लादेश में भी घुसने की स्थिति नहीं रह गई। पाकिस्तान तो दूर की चीज है। जो हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध बदल रहे हैं, नए संबंध बन रहे हैं, जो भी है। जहां तक कनाडा की बात है, अमेरिका में इस तरह घटनाएं चलती रही हैं। इस वाले को जो अभी मारा गया, 20 साल का युवक बेचारा बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने गया हुआ था, उसको गोली मार के कर दी गई। वहां के ही लोगों ने मारा है, किसी इवान ने और दूसरे जूडिथ ने, जो कि 33 साल के हैं। कुछ लूटपाट का या व्यक्तिगत रंजिश मामला हो, अभी पूरी तहकीकात नहीं है, हमें पता नहीं है। इसके पहले जिस युवक को मारा गया था वह भी 22 साल का था, जिसको चाकू मार के की गई है। वहां के लोगों ने मारा है। तो यहां से वहां दूर जाके पढ़ने के लिए, नौकरी तो छोड़ दी, उसको जाहिर है लोग बगल के बांग्लादेश में भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो भाग के आ रहे हैं। कभी यूक्रेन गए थे, हजारों की संख्या में वहां से डॉक्टर भाग के आ रहे हैं। पायलट बनने चेकोस्लोवाकिया वगैरह दूसरे देशों में जा रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड में तो जा ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी जा रहे हैं। कब तक यहाँ के लोग वहां भागते रहेंगे? यदि हमारा देश स्वर्णिम युग में आ चुका है, स्वतंत्रता के महोत्सव में जी रहा है और नया राष्ट्र बन रहा है, निर्माण हो रहा है, पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन रहा है, तो विश्व से लोग यहाँ पढ़ने के लिए, हमारे लोग वहाँ क्यों भाग रहे हैं? और कहें तो बुरी तरह मारे भी जा रहे हैं, हिकारत की नज़रों से देखे जा रहे हैं। वैसे एक लाइन इतना जरूर करूँ कि अमेरिका, कनाडा और अन्य कई देशों में जो काफ़ी प्रगतिशील या मतलब हमसे आगे बढ़े हुए देश है, वहाँ के अखबारों में आने लगा है कि जो एक हमने कोशिश की थी बनाने की, कि विश्व भारत की तरफ देख रहा है एक नए विश्व के लिए, उसका जो बैलून बना था वो फूट चुका है, वह गुब्बारा फूट चुका है, वह चीज खत्म हो चुका है। जी, आप वो सच्चाई बयान कर रहे हैं जिस पर देश को, बल्कि खासकर युवाओं को आज आंख खोलकर देखना और सोचना चाहिए। और जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनका गिरबान पकड़ के उनसे सवाल करना चाहिए। लेकिन मैं इससे इतर, क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग कुछ दे तो पा नहीं रहे हैं देश को, लेकिन इनकी नीतियों की वजह से बांग्लादेश में बवाल शुरू हो गया। यहाँ बांग्लादेशी कर रहे थे पूरे झारखंड चुनाव के दौरान। ये कनाडा पर भी लगातार इस तरीके की बातें करते रहते हैं कि वहां जो है अर्शदल्ला है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, या वहां पे इन्होंने जो भी इनके संगठन है RSS के, वो वहां पे बवाल करते रहते हैं। क्या उनकी वजह से भारतीयों की हत्याएं हो रही हैं क्या? उनकी वजह हो ना हो, लेकिन एक यह कहना, जैसे कभी कुछ समय पहले तक
अमेरिकी नागरिक की हत्या यदि किसी दूसरे देश में हो जाती है तो अमेरिका पूरा बवाल करता है, यहाँ तक कि सेना भेजने की भी धमकी देता है, वहाँ सत्ता परिवर्तन की बातें करता है। अनलेस कि इजराइल के अंदर में हो तब जाके वो थोड़ा सा मुंह दबा के बातें करता है। वैसे कल मैं अपने मित्र से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि विदेश नीति मतलब कोई नीति नहीं। यह हालांकि यह वैश्विक स्तर पर सही नहीं है। विदेश नीति मतलब देश की नीतियों का बाहर में फैला और उसकी बातों करना, लेकिन हमारे देश की नीति में ही बेरोजगारी है। वहां पे धर्म के आधार पर लड़ाइयां लड़वाना है और सत्ता में बने रहना है, तो विदेश नीति में क्या होगा। और अब बात केवल विदेश नीति के असफल होने की बात नहीं है, बल्कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो एक तरह से भंडा फूट चुका है कि हमारी विदेश नीति जो है वह देश की नीति में खास पूंजीपति वर्ग के हित में काम करना है। और वैसी हालत में बांग्लादेश, नेपाल में शुरू में ही जब नेपाल में एक जबरदस्त भूकंप आया था शुरुआती दौर में 15, 16, 17, 18 में, और वहां पे जो सामग्री वितरण करने के लिए भारत से लोग गए थे, भारत से सामान गया था मदद करने के लिए, वो आरएसएस के लोग गए थे। और उस समय भी वहां के हालत में जो लोग थे उन्होंने आरएसएस के लोगों को भगाने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ आंदोलन किया था, झंडा लाए थे कि तुम बाहर जाओ, तुम हमारे देश के नहीं हो, तुम यहाँ हिंदुत्व का संदेश लेकर ना आओ, हम अभी कष्ट में हैं और हम हिंदुत्ववादी छोड़ चुके हैं, हम एक सिक्युलर स्टेट बनने की तरफ जा रहे हैं। तो इस हिंदुत्ववाद को यदि तुम नेपाल से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं भी लेके जाओगे, यहाँ तक कि छोटे से छोटे देश में भी, मालदीव में भी तुम्हें मुंह की खानी पड़ी है और बाहर विदेशों में तो हो ही रहा है। अदानी वापस जाओ का झंडा ऑस्ट्रेलिया से लेके कई अफ्रीकन देशों तक में भी वहां आ गया है, अमेरिका में तो नजर आ ही रहा है। तुम्हारी अब जो चीज को लेके बढ़े थे वही तुम्हारे लिए अब एक कहें तो जबरदस्त, एक भयंकर, केवल बेइज्जती की बात नहीं बल्कि हार का प्रतीक नजर बन रहा है। जी, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो गाली को भी अपने लिए एक जुमला बना लेते हैं, अपने लिए एक उपहार बना लेते हैं। और अडानी पर कितने ही सवाल उठ रहे हों, संसद में पड़ी ना बहस हो रही हो, लेकिन जयपुर में राजस्थान राइजिंग किया जा रहा है या राइजिंग राजस्थान के नाम से प्रोग्राम किया जा रहा है, वहां पर अडानी पहुंच रहा है क्योंकि बड़े बड़े वहां पर MOU साइन होने वाले हैं। खैर, ऐसे को छोड़ते हुए अब चलते हैं आगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ऐसा क्या हो गया कि जिस पर हमें बात करनी चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, यह आज ही नहीं, हमेशा बात करनी चाहिए, इसके तरफ हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। आज से एक दशक पहले कम से कम कुछ लोग कहते थे कि पेड़ उगाओ या उसको बचाओ और अपनी जलवायु यानी क्लाइमेट को बचाओ। वह भी नारा तकरीबन खत्म हो चुका है। अभी ICJ में जो पहुंचे हैं वो एंटीगुआ और बारमूडा, छोटे छोटे उपद्वीप हैं, और इनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट क्राइसिस के कारण, जो पूरे विश्व भर में कोयला और पेट्रोल प्रोडक्ट को जलाने के कारण जो बढ़ रहा है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1850 के बाद, उस समय जो था 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने कोशिश की थी, जितना भी हमारे जलवायु परिवर्तन के ऊपर हमारी चलती रहती है, हाल फिलहाल में देश के हर 2 साल में एक बार होते रहता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसमें कोशिश की गई कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से, एवरेज की बात कर रहा हूं, वैसे तो हमारे किसी किसी जगहों में 50 डिग्री भी पहुंच जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उससे ना बढ़े, ताकि पृथ्वी का वह वातावरण बना रहे जिसमें इंसान जीवित रहे, जिसमें जीवन जीवित रहे, उससे ना बढ़े। यह है जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिश। ICJ में गए, हालांकि ICJ के पास इसके पास अधिकार नहीं है, ना ही कोई कानून पास कर सकता है, और USA ने खिलाफ कर दिया है कि ICJ को हम नहीं मानते, इस बात को, इस पर कानून ना बनाए। और इसके सबसे बड़े तोड़ने में USA, उसका साथी सऊदी अरबिया है, और अलग से भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिले हुए नहीं चाहते हैं कि कोयला पदार्थों को खत्म करें, क्योंकि हमारे यहाँ से भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, चीन लेता है और उसका पावर बनता है, और पूरे विश्व भर में जो भी वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है इसी का आधार बनता है। लेकिन हम नागरिकों को ये सोचना चाहिए, पूंजीपति वर्ग अभी इससे भाग्यवादी हो रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, हम खत्म हो रहे हैं, युद्ध कांड तो खत्म हो ही रहे हैं। दूसरा यह है साइलेंट किलर, ब्लड प्रेशर की तरफ पूरे दुनिया में, पूरे सिस्टम में फैल रहा है, जहां यदि सही में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16-17 आ गया तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। जी,
चलिए, कुल मिलाकर आप यही कह सकते हैं जैसे गरीब देश पहुंचे आईसीजे, वैसे ही गरीब ही हमेशा जो है आवाज उठाता है जब भी कुछ गलत होता है, वरना अमीर लोग कहां सड़क पर निकल कर आते हैं। धरने प्रदर्शनों में, दंगे बवाल कराने में भी गरीबों के बच्चों को झोंका जाता है, अमीरों के मंत्रियों के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया जाता है, जाओ राजा बाबू बनकर। खैर, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प फोटो जो है सोशल मीडिया में और मीडिया में वायरल हो रही है, जिल बाइडेन के साथ में ट्रंप, और कहा जा रहा है कि साहब परफ्यूम आ गया है अब नया। जिल बाइडेन, ये चांस है कि वह भी गई हुई थी, जो दशक के बाद वहां पे कैथेड्रल यानी वहां के चर्च का फिर से पुनरुत्थान करके उसको फिर से बना के इसमें गए थे, तो दोनों आसपास बैठे थे। और उस समय जो फोटो जो दिया गया उसमें ऐसा दिखा रहा है कि जिल बाइडेन बड़ी ही मतलब हसरत भरी निगाहों से ट्रंप को देख रहे हैं। हालांकि ये संयोग है, इसमें कोई खास बात नहीं। बगल में बैठे हुए एक राष्ट्रपति की पत्नी है, दूसरे होने वाले राष्ट्रपति जो पहले भी राष्ट्रपति बन चुके थे। और इस फोटो को लेकर देखिए व्यापारी का दिमाग कहाँ काम करता है। बाइडेन उस फोटो को लेकर इनका इत्र जो बन रहा है, जो 199 या $200 में एक बिक रहा है, जो कि एक पुरुष के लिए भी एक स्त्री के लिए भी है, और उसको कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त इत्र है, और उसमें लिखे हुए हैं कि इसे दुश्मन भी इसे नकार नहीं कर सकता। इस पे उन्होंने नारा दिया है, और इसे बेच के करोड़ों के अरबों कमाएंगे। और इसमें पूरी जगह हमें लोग इस पे चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि इसमें कतई खुश होने की बात नहीं है यदि आप उनके दोनों के बहुत बड़े भक्त हैं, और चूंकि दुश्मन भी एक दूसरे के साथ आके बैठ रहे हैं। वास्तव में कहीं से दुश्मन नहीं है, पूरे के पूरे अमेरिकी साम्राज्यवाद के चाटुकार हैं, और उसके मैनेजर है, और कुछ नहीं है जी। मतलब परफ्यूम इतना जबरदस्त है कि ट्रंप की तरफ आकर्षित हो रही है राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन। लेकिन यहाँ सवाल ये भी तो होता है ना सर, कि ऐसे फोटो उठा के वायरल करोगे और कल को परफ्यूम पे लगा के बेचने की बात करोगे, तो जिल बाइडेन की भी तो अनुमति चाहिए ना उसमें। पता नहीं अनुमति चाहिए कि नहीं, अमेरिकी वो क्या कहता है नहीं कहता है। यदि अनुमति मांगेंगी, लड़ेंगी, तो 10-20% उनको दे दिया जाएगा। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मसला शांत हो जाएगा जी। एक गजलकार हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, उनके गजल मुझे बड़ी पसंद है कि हसरत भरी निगाह बड़ा काम कर गई। तो कभी सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। वो दोनों एक साथ गाते हैं, पढ़ते हैं। नाटो को लेकर एक खबर आ रही है, क्या अमेरिका नाटो से अलग हो जाएगा? देखिए, ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की थी चुनाव के दौरान। हमारे यहाँ के भी जो लोग होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि उसे भी लगता होगा, जनता को भी लगता होगा कि यह कभी भी चुनावी जो भी वायदे पूरे नहीं होंगे। इन्होंने कहा था कि आते ही एक दिन के अंदर में, एक सप्ताह के अंदर में यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे। अभी जब ये मिले जेलेंस्की से, जेलेंस्की का मजाक उड़ाया उनके ड्रेस पे, लेकिन साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि कोशिश करेंगे युद्ध रुकवाने की। साथ साथ यह भी इन्होंने कहा कि जितना इनके हाथ में उतना करेंगे, यानी उससे यह दूर हटते जा रहे हैं। जहां तक नेटो की बात है, इन्होंने पहले धमकी दी थी, और उनके धमकी का मतलब यह है कि अमेरिका जो है पूरे नेटो को, जो बाकी नेटो के सदस्य उनका कुल मिलाकर जो देते हैं, उसे 10 गुना अधिक देते हैं। नेटो के सदस्य 2 से 2.5% तक अपने जीडीपी का युद्ध के तरफ यानी वॉर इंडस्ट्री को देते हैं। इनकी चाहत है कि 5 से 10% लगाए। जनता गई तेल लेने, जनता ही से पैसे लेंगे। वो वॉर इंडस्ट्रीज तो पैसे एक भी नहीं देने वाले, उनको तो मुनाफा चाहिए। और वॉर इंडस्ट्री जो है सो नॉर्मल 7-8-10% नहीं, वो 50-100-200% उसमें मुनाफा लेता है। तब इन्होंने कहा, इसमें पूछा गया कि आप हट जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि हटने की बात बाद में होगी, पहले ये लोग अपना हिस्सा दें। अमेरिका ही क्यों दे? यह जो है, अब पहले के राष्ट्रपति थे केवल अपने पूंजीपतियों के लिए बात करते थे, अब यह इत्र से लेके आम सबनेशन तक, जैसे हमारे अंबानी अदानी अब आम सबनेशन बना रहे हैं। R&D उनके उनके अंदर जा रहा, उनके पकड़ में जा रहा है। रेलवे से लेकर सब कुछ में, सब्जी बेचने से लेकर जहां भी देखे वही चीज है। और वह लूट जो है जनता की एक एक जेब में एक एक तार लगा के, एक एक वो स्ट्रॉ पाइप लगा के खींच रहे हैं। यह साधारण मुनाफाखोरी नहीं है, यह लूट है जी। बिल्कुल सही बात है। और लूट का बाजार ही चारों तरफ गर्म है, कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए। धार्मिक तौर पर भी लोग दुनिया भर के छलावे दिखाकर, जज्बाती इमोशनल बातें करके, दुनिया भर की ड्रामेबाजी करके सिर्फ लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। धर्म कहीं बचा नहीं है, सच मायने तो यही है। खैर, अब बात करें सीरिया और गाजा से जुड़ी खबरों की। इसमें जो पहला अपडेट है वो ये कि सीरिया में जो हुआ है उसका असर यूक्रेन में क्या होगा।
यूक्रेन के मंत्री जो भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, खासकर डिफेंस मिनिस्टर हैं, जेलेंस्की तो कह ही रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। पहली बात इन्होंने कहा कि नहीं, जो सीरिया में हुआ उसमें हमारा हाथ नहीं, हालांकि वो झूठ है। इनके भी ट्रेनर वहां पहुंचे हैं, गए हैं, कितना ट्रेन किया वो बात अलग है। नंबर टू, जो बहुत बड़ी दावा कर रहे हैं कि यह इससे साफ नजर आता है, इनका कहना है कि रूस दो फ्रंट पे लड़ाई नहीं कर सकता है और इसलिए उसे हटना पड़ा है। हालांकि रूस ने अपने सैनिक कभी भी नहीं हटाया, उनका जो एयरफोर्स और नेवल बेस वहां पे है, काफी बड़े हैं, जो पिछले 8-9 वर्षों से हैं, और रूस के कारण ही असद की वहां रिजीम बनी हुई थी और वह केवल इडली में टिकी हुई थी, जो विद्रोही सैनिक या टेररिस्ट थे। लेकिन अब 9 साल आते आते तक, चूंकि यहां लड़ाई हो गई, लेकिन बहुत सारी इक्विपमेंट वहां से, जैसा कहते हैं पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम या आर्टिलरी सिस्टम, अपने युद्ध कारण वहां से लेके आए थे, और इस लड़ाई में ये लोग उनको मदद नहीं कर पाए। जरूर रसद को वापस लाए जैसे मैंने कहा, लेकिन बाकी तरह से नहीं रोक पाए, और इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम दो फ्रंट पे नहीं लड़ सकते। यह बात सही है, लेकिन इसके कारण दूसरी तरफ देखें कि जो भी इनकी सेना, जो भी इनके आर्म्स मिनिस्टर्स थे, जो डिवीजन था, इनका ध्यान सीरिया में लगा हुआ था, उससे ये मुक्त हो गए। वहां पे टैक्टिकली, डिप्लोमेटिकली कोशिश है कि भाई जो नई सत्ता बन रही है, ये तालिबानियों से समझौता कर सकते हैं, इनसे भी समझौता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसलिए जी जी। यूक्रेन के लिए ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। ये रुकने वाले नहीं है, पूरे दक्षिण में, पूर्व में, यहां तक कि कुर्स्क में भी यह काफी हिस्सा में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं, और इनका बढ़ाव जारी रहेगा मुझे लगता है। जी ठीक है, एक तरफ जहां सीरिया में हुए बदलाव के बाद से यूक्रेन बड़ा खुश नजर आ रहा है, अमेरिका और पूरी दुनिया के लोग भी खुश हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू तो फूला नहीं समा रहा है। उसने तो गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर कब्जा करा दिया है। 1974 के समझौते को तोड़ते हुए बफर जोन से वो आगे निकाल दे रहा है अपनी सेना को, और बता रहा है कि साहब हमने ही सब कुछ किया है। मतलब सुरमा भोपाली बन रहा है। सूरमा भोपाली नहीं, वास्तव में देखें तो सीरिया में जो मुख्य रूप से हाथ है, उसमें इजराइल का है, तुर्की का है, अमेरिका का तो खैर होना ही होना है, और इनसे जितने भी रिलेटेड, जितने इनके जासूस हैं, वो सब है। अमेरिकी डॉलर लगता है कि बड़ी जबरदस्त रूप से काम किया वहां पे, उसने कई जनरल्स को खरीद लिए हैं, और यहां तक कि रशिया को भी मजबूर होके, दो फ्रंट पे हो, एक फ्रंट पे हो, जो भी कारण हो, हटना पड़ा है। हाँ, इन्होंने जो 74 की जो संधि थी यूनाइटेड नेशंस के तहत में हुआ था, जिसके तहत में था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा सीरिया में, और सीरिया में इंक्लूसिव ऑफ ऑल मिनॉरिटीज, यानी जितने भी मिनॉरिटीज हैं, टर्क्स हो, दूसरे लोग हो, कुर्द हो, और किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, सबको मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा होगा। और इसराइल आगे गोलन हाइट से नहीं बढ़ेगा, जहां तक कब्जा है उसका अलग से बातचीत होगा। अब इसराइल गोलन हाइट्स अंदर आके, उसमें जो बफर जोन था वहां तक अपनी सेना लाके उस पर कब्जा कर लिया। इसमें बहुत खुश हो रहे हैं। यह नहीं समझ रहे हैं कि भाई, और समझना चाहेंगे भी नहीं, जो अभी अभी एक 6 देशों का एक कतर में एक मीटिंग हुआ, जिसमें जी काफी लोग पहुंचे हुए हैं, और आज जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, जॉर्डन भी है। क्यों पहुंचे हुए हैं? जिसमें इसराइल अभी अपने आप को नहीं शामिल कर रहा है। इनको लग रहा है कि यदि जनता यहाँ की भड़की है, आर्मी टूट सकती, तो हमारे देश में भी हो सकता है। जी क्या इसराइल उस आग से बचा रहेगा? जी। यदि पूरा मिडिल ईस्ट भड़क रहा है, ठीक है, ईरान अभी शांत हो रहा है, अभी हिजबुल्लाह हमास अभी शांत हो रहा है, वहीं तक लड़ रहे हैं जहां इसराइल घुस रहा है, लेकिन इनका नजर है। और यदि मिडिल ईस्ट के लोगों को हम कहें, पूरा दुनिया भर के लोग कहें कि वो जी सोच रहे हैं कि हम इसराइल को हरा देंगे, जायनवाद को हरा देंगे, और इस आधार पर यदि वह एकता बंद की बात कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में खुद ही उनकी एकता नहीं है। भूल जाए वो एकता की बात में। सऊदी अरेबिया किसके साथ है, तुर्की जी। आज किसके साथ है, यह नजर हमें आना चाहिए। जी ठीक है, यहीं पे मेरा एक सवाल है कि जैसा यहाँ पे हुआ, ऐसा इजराइल में क्यों नहीं हो रहा है? बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है, श्रीलंका में हम ऐसा देख चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अभी उस तरीके से लोग क्यों नहीं आ जा रहे हैं, जैसा श्रीलंका, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ और जैसा अब सीरिया में हुआ? उदाहरण आपने बहुत अच्छे दिए, और ऐसा चीज हो रहा है पूरी दुनिया भर में। वह बात अलग है कि एक तानाशाह को हटाकर उससे ज्यादा खराब तानाशाह लाए हैं। कांग्रेस को हटाकर हमने भाजपा को लाया है भारत अच्छा। में, है ना? ये उदाहरण मैं नहीं भूल सकता, और हमारे जी जी देशवासी सुन रहे हैं इसको। जी और उसी तरह से
सीरिया में कहें तो एक तानाशाह कहने के लिए वहां पे एक समाजवादी सत्ता थी, एक सिक्युलर सत्ता थी, वास्तव में कहें तो सिक्युलर थी, मतलब कंपेयर टू जो अभी हमने अफगानिस्तान में देखा। अफगानिस्तान की सिक्युलर सोसाइटी को बर्बाद करके हमने वहां तालिबानी सत्ता ली है जो अमेरिका बनाया गया है। इसराइल में क्यों नहीं है? इसराइल में लाखों लाख लोग सड़क पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे। पिछले शनिवार को भी आए तो बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था, और इनके विरोध में फ्रांस में, इटली में भी हुआ, इटली में भी बहुत जबरदस्त हुआ है, जिन्होंने साफ साफ तख्ती पर लिखा और वहां गोबर ला के भर दिया, उन्होंने गोबर और गंदगी भरी। अभी कल या परसों की बात हुई है जिसमें जी। उन्होंने नेतान्याहू की और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं, इलानी, क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी, यानी कि भारतीय सोशल मीडिया की भाभी। जी, उनका भी फोटो लगा के लिखा है और साफ साफ लिखा है नो टू जायोनिज्म, यानी जायनवाद के खिलाफ करे। यह शिट जो तुम प्रचार कर रहे हो कि महान इजराइल है, महान, ये सब बंद करो। यहां भी होगा, लेकिन वही है कि ये आग लगाने वालों के घर में आग कब लगेगा, सवाल वो होता है। हालांकि इस लड़ाई में बहुत जबरदस्त हुआ है, और आग लगाने वालों में अमेरिका, इंग्लैंड और ये इजराइल यदि कहें, होगा, छूटेगा नहीं, जनता खड़ी हो रही है। जी ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है ईरान और तुर्की को लेकर। ईरान को लगता है जबरदस्त नुकसान हुआ, पहले उनके यहाँ पे इस्माइल हानिया की हत्या, फिर हसन नसरुल्लाह की हत्या, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह पीछे हट गया, फिर उसके बाद अब उसके हाथ से सीरिया निकल गया, और सीरिया के रास्ते ही वो लेबनान तक हिजबुल्लाह की मदद पहुंचाया करता था, यानी कि सीरिया एक लाइफ लाइन था हिजबुल्लाह के लिए, और उसी रास्ते से हो सकता है हमास की भी मदद होती हो। तो बड़ा नुकसान यहाँ पे ईरान को दिखता है। लेकिन तुर्की जो है उसने सब क्यों किया? क्या वो इस इलाके में ईरान को रोकना चाहता है? क्या वो अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है? उसने क्यों किया, ये क्लियर नहीं हो पा रहा अभी तक। सबसे पहले ईरान की बात, निश्चित रूप से जो ईरान समर्थित रेसिस्टेंस फोर्सेस थी वह कमजोर हुई इसके सीरिया के गिरने के बाद से। रूस की भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहें तो एक तरह से बेइज्जती हुई है। तुमने इतने सालों से रोका हुआ था, तुम्हारे काफी नजदीक था, तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल पोजीशन था मिडिल ईस्ट के लिए, तुमने उसके खो दिया। दूसरा बात यह है कि सीरिया, क्या हम पूरी तरह से मान ले कि वह अमेरिकी गिरफ्त में आ चुका है? सीरिया की जो वेरियस फोर्सेज, आर्म फोर्सेज है, सबके पास बंदूक है। बंदूक साधारण वाला, ये पहले वाला दुनाली नहीं, उनके पास रॉकेट मिसाइल्स है। वहां पे कुर्दिश के सैनिक हैं, वहां पे अमेरिकी समर्थित अलग है, सीरिया के जो रेसिस्टेंस फोर्सेज है वो भी अभी वहां पे हैं, ईरान की जो रेसिस्टेंस फोर्सेज है वह भी वहां पे हैं। बल्कि कहें कि ये रेसिस्टेंस फोर्सेज हिजबुल्लाह जो वहां पे बिखरी हुई थी वहां से वापस आ रही हैं, वह ज्यादा समस्या पैदा करेंगी इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। और जो खुद ब खुद जो HTS है, हयात तहरीर शम जो है, क्या वह यह मानने को तैयार होगा कि इजरायली फोर्सेस उसके क्षेत्र में और आगे प्रवेश की हैं? गोलन हाइट्स के बारे में उनका कहना था कि हम गोलन हाइट्स छोड़ेंगे नहीं, अभी तो वो मुंह दबा के रहेंगे निश्चित रूप से, लेकिन गोलन हाइट्स आगे बढ़ रहे, क्या इसे भी स्वीकार करेंगे? कहें तो इसमें अफगानिस्तान में जब वहां की जो फोर्सेज आके सत्ता में आई थी, उन लोगों ने ही सत्ता में आने के बाद से अमेरिका के उनके टावर पे जाके बॉम्ब गिराया था। ये भूलने की बात नहीं है। यह प्रो अमेरिकन, क्या वास्तव में यहाँ की जनता ये वो टेररिस्ट होंगे? आप टेररिस्ट द्वारा, सांप के द्वारा अपने घर के अंदर में शांति करना चाहें तो नहीं होगा। तो यह अभी समय की बात है दोस्तों, ये आप महीना भर रुके और पूरे जो मैंने कहा कि 6 देश के फॉरेन मिनिस्टर कतर में जो मीटिंग कर रहे हैं, उनके अंदर भी बड़ी बेचैनी है। जहां तक अंतिम बात है कि ऐसा इसने तुर्की ने, एर्दोगन ने क्यों किया, तो एर्दोगन एक बहुत बड़ा अमेरिकी एजेंट है, और वह अपनी इसके लिए, अपना उस रीजनल पावर बनने के लिए ईरान, इजिप्ट तो एक दूसरी तरफ है, और सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसकी जनता भी उसके साथ होने वाली। पिछले 2-3 वर्ष पहले जो उसके चुनाव हुआ था, जनता ने भारी लात मारी है उसकी। अभी आगे आने वाले समय में, उसके पहले भी हम देखते हैं किस तरह से करवट बदलता है। यहाँ की जनता ये कहें कि केवल धर्म के नाम पर लड़ रही है, यह हमारी गलतफहमी है। जी, ये जो लाइन आपने सबसे आखिर में कही ना, कि धर्म के आधार पर जो राजनीति की जा रही है, धर्म के आधार पर जो लड़ाई की जा रही है, जंगे लड़ने की बातें चल रही हैं, वो ही असल में सबसे बड़ा अत्याचार है इंसानियत के ऊपर, मानवता के ऊपर। और लोग जिस दिन उससे उभर कर चीजों को देखने समझने लग जाएंगे, तो उन्हें वो सच्चाई नजर आएगी
कि इन लोगों की शक्ल भी देखना शायद वो कभी फिर पसंद ना करें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।